दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। आज हम ये है H.G. वेल्स की ट्रेजर इन द फॉरेस्ट, बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में है, ब्रिज यूनिवर्सिटी के, यानी महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में, क्योंकि बीए पार्ट थर्ड की एग्जाम होने वाली है अभी अगस्त में पॉसिबली। सो उसकी ही हम ज़्यादातर वीडियोस बनाएंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड हैं और अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करें। तो देखिए आज हम ट्रेजर इन द फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं H.G. वेल्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि H.G. वेल्स एक्चुअल में थे कौन। एक्चुअली ये बहुत ही बड़े राइटर थे और बहुत ही कह सकते हैं कि विक्टोरियन एरा एंड मॉडर्न एरा के बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो इनके बारे में जानेंगे एक्चुअली किस टाइप के राइटर थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ स्पैन तो इनका 1866 टू 1946 तक रहा। बेसिकली विक्टोरियन प्लस मॉडर्न दोनों में आते हैं ये। इंग्लिश राइटर थे, इंग्लैंड के राइटर थे और इन्होंने ऑलमोस्ट हर जॉनर में लिखा है। आई मीन लाइक नोवेल्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, सटायर, कमेंट्री, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। मतलब एक पोइट्री के अलावा देखा जाए सब कुछ ही लिखा है इन्होंने हर जॉनर में। और पर ये जो जाने जाते हैं ना, बेसिकली वो जाने जाते हैं साइंस फिक्शन स्टोरीज के लिए, नॉवेल्स के लिए। साइंस फिक्शन मतलब साइंस बेस्ड ऐसी स्टोरी लिखना जो मतलब आपको अचरज में डाल दें, यू गेट सरप्राइज एंड उस तरह की। मतलब उन्होंने मतलब बहुत समय पहले, उस टाइम पे यानी कि 150 साल पहले, 200 साल पहले उन्होंने उन चीजों की कल्पना कर ली थी जो आज हम मूवीज में देखते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो इनकी बहुत सारी कल्पनाएं हैं। तो आज की मूवीज जो है ना वो इन्हीं की देन है एक तरह से, उन कल्पनाओं के आधार आधार पे ही है, मतलब जो साइंस बेस्ड मूवीज होती हैं। जैसे कि क्या देखो, न्यूक्लियर वेपन्स। उस जमाने में तो न्यूक्लियर वेपन्स थे नहीं, 18 से 70s 80s 90s में। परंतु इन्होंने न्यूक्लियर वेपन की पहले इमेजिनेशन कर ली थी। इन्होंने एयरक्राफ्ट से हमला होगा, न्यूक्लियर वेपन से हमले होंगे, है ना। स्पेस ट्रेवल करेगा इंसान, इंसान स्पेस में जाएगा। साथ में टैंक्स होंगे, टेलीविजन जैसी चीज भी होगी। कहाँ टेलीविजन था उसका, टेलीविजन जैसी चीज होगी जो कि सैटेलाइट से कनेक्शन लेगी, मतलब सिग्नल्स लेगी। और आप कह सकते हैं कि इंटरनेट जैसी चीज की भी इन्होंने अपनी स्टोरीज में कल्पना कर ली थी। तो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी चीजों की इन्होंने इमेजिनेशन करी थी उस जमाने में, जो कि बहुत बाद में आई। साथ में टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल तो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। टाइम ट्रेवल का मतलब होता क्या है कि आप समय में पीछे चले जाना है, समय में आगे चले जाना। तो उन चीजों को वो तो आज भी पॉसिबल नहीं हो पाई, परंतु इनकी भी इन्होंने कल्पना पहले ही कर ली थी कि टाइम ट्रेवल हो पाएगा। साथ में स्पेस ट्रेवल, कहने का मतलब वो तो मैं बात कर चुका हूँ। टाइम ट्रेवल, एलियन इन्वेशन। एलियन इन्वेशन यानी कि एलियन जो लोग होते हैं, आई मीन दूसरे ग्रह के जो प्राणी होते हैं वो हमारी पृथ्वी पे आके अटैक कर रहे हैं। तो इस चीज की भी, इस पे कितनी सारी मूवीज हैं। आपने बहुत सारी मैन इन ब्लैक सीरीज होती है हॉलीवुड की। अपने यहाँ पर तो देखा जाए तो कोई मिल गया मूवी, पर उसमें एलियन इन्वेशन नहीं बोलेंगे, उसमें एलियन इंडिया मतलब भारत में आ जाता है, अर्थ पे आ जाता है। तो वो चीज अलग है। तो एलियंस का अटैक, इसकी उन्होंने कल्पना करी। इन्होंने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, यानी कि बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग होता क्या है एक्चुअली, कि आपकी कोशिकाएं, आपकी जो सेल्स होते हैं ना, बॉडी सेल, उनमें कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है कि आप या तो सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, बहुत ताकतवर, जैसे कि हल्क। हल्क मूवी देखी होगी ना आपने हॉलीवुड में। हल्क एक्चुअली बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का ही नतीजा है एक तरह से। या फिर इंसान राक्षस बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मतलब इसे बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ऐसा कि शरीर की कोशिकाओं में ऐसा बदलाव कर देना, डीएनए में ऐसा चेंज कर देना कि इंसान कुछ और ही बन जाए। इनविजिबिलिटी, इंसान को गायब कर देना। आपने क्या बोलते हैं मूवी देखी होगी कौन सी, मिस्टर इंडिया, घड़ी पहने गायब हो गए। एक्चुअली वो जो गायब होने का जो कंसेप्ट है ना, वो भी यही लेके आए थे। इनका एक बहुत ही फेमस नोवेल था, द इनविजिबल मैन। ये उन्हीं की देन है एक्चुअली देखा जाए तो। तो इनकी ऐसी बहुत सी कल्पनाएं थी जिन्हें स्टोरीज में करी, अपने नॉवेल्स में करी, जो कि बाद में हमने मूवीज, प्रोग्राम, सीरीज, वेब सीरीज, इन सब में देखी हैं वो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर थे साइंस फिक्शन में देखा जाए तो। कह सकते हैं फादर ऑफ द साइंस फिक्शन थे ये। अ, और इनके जो फेमस नॉवेल्स थे, सबसे पहले टाइम मशीन आया 1895 में। फिर द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो 1896 में। द इनविजिबल मैन 1897 में। लगातार तीनों साल तीन बहुत बेहतरीन नॉवल आए इनके उस समय, उस जमाने में। तो ये एक्चुअली H.G. वेल्स क्या थे, साइंस फिक्शन वाले राइटर थे, फादर ऑफ साइंस फिक्शन कह सकते हो, जिन्होंने हर जॉनर में लिखा ऑलमोस्ट। और बहुत ऐसी ऐसी इमेजिनेशंस पर लिखा। इनकी ऐसी ऐसी इमेजिनेशंस रही थी जो कि आज के ज़माने में भी मतलब बिल्कुल रेलेवेंट है। आज भी उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम, सीरीज, वेब सीरीज, टेलीविजन में स्टोरीज, मूवी सब देखते हैं उनके ऊपर। तो ये H.G. वेल्स के बारे में हो गया। अभी हम आज के स्टोरी के बारे में आते हैं। पहले मैं आपको स्टोरी की थोड़ी सी मतलब डिटेल में एक तरह से आपको समझाता हूँ कि स्टोरी में एक्चुअल में है क्या। फिर आगे बात करेंगे कि स्टोरी हमें क्या बताती है, इस स्टोरी के फीचर्स क्या है, वो फिर बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस स्टोरी में एक्चुअल में है क्या। तो देखिए सॉरी, स्टोरी में एक्चुअली स्टोरी स्टार्ट होती है दो आदमियों से, एवांस और हुकर। तो एक्चुअली होता क्या है कि दो आदमी नाव में बैठ के एक जंगल की तरफ आ रहे हैं, मतलब समुद्र के रास्ते से
जंगल की तरफ आ रहे हैं, और वो एक्चुअली आ क्यों रहे हैं, वो एक खजाना ढूंढने आए, एक ट्रेजर, एक खजाने के लिए तलाश में आ रहे हैं। अब खजाना उनको मतलब उसका पता कैसे चला, मतलब वो जो उनके पास में खजाने का एक मैप है, खजाने का मैप उनके पास में है, और उस मैप के को देख देख के वहां तक पहुंचे हैं। वो बहुत ही थके हुए कंडीशन में, एक तो पहली बात तो वो रात भर सफर करके आए हैं, और उनके पास में खाने की सामग्री, पानी वगैरह भी पर्याप्त रूप में नहीं है एक तरह से। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जल्दीबाजी में तैयारी किए बिना फटाफट उठ के आ गए कि भाई कोई और ना ले जाए खजाना, फटाफट वो पहुंच गए यहाँ पे। और तो इस तरह की एवांस भी थका हुआ है, कभी वो चप्पू चलाता है, कभी हुकर चप्पू चलाता है, दोनों में बारी बारी से नाव के चप्पू चला रहे हैं, और जंगल की तरफ वहां पहुंच गए हैं। अब उन्होंने मैप को देख लिया, समझ लिया है, मैप में देख लिया कि भाई यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, यहाँ पे खजाना है, इस जगह है, रास्ता इधर उधर होके जा रहा है, ये नदी जा रही है, नदी में होके जाना होगा, हमें नदी के रास्ते नदी तक पहुंचना होगा, वहां के पास में हमें 3 पाम के ट्री मिलेंगे, पाम ट्रीज, 3 पाम ट्रीज मिलेंगे, वहां आसपास झाड़ियां होंगी, और वहीं पर खजाना है। मतलब ऐसा उन्होंने मैप को रीड कर लिया है। मैप में एक जगह कॉर्नर में डॉट डॉट बनी होती हैं, लाइन लाइन बनती है, डैश डैश, वो उनको समझ में नहीं आई होती है कि एक्चुअली में ये लाइनें हैं किस लिए, परंतु उन्होंने इग्नोर मार दिया, चलो ठीक है छोड़ो, हमें तो बस खजाना प्राप्त करना है। तो उनको एक्चुअली फिर इतने में है ना, क्या होता है, इवांस को नींद आने लग जाती है। वो नाव में बैठा बैठा, उसको हुकर उस वक्त नाव चला रहा है, तो उसको नींद आने लगती है, तो उसको एक सपना आता है। सपने में होता क्या है कि उसको 3 चाइना मैन दिखाई देते हैं, चीनी आदमी, जो बात कर रहे हैं आपस में। इवान से होकर उनको सुन रहे हैं, वो तीनों आदमी जंगल में बात कर रहे हैं कि भाई आग जला रखी है उन लोगों ने, और रात में वो बात कर रहे हैं कि ये मतलब उनको कोई खजाने की बात कर रहे हैं वो, कि उनमें से एक आदमी था, चेंग है, उसको खजाना मिला था साल भर पहले, तो उसी की बात हो रही है। तो चेंगाई की मदद करने के लिए आए हैं, एक तरह से चेंगाई ने बुलाया कि भाई मुझे ये खजाना मेन लैंड तक पहुंचाना है, यहाँ मैंने छुपा रखा है। एक्चुअली चेंगाई को खजाना कहाँ से मिला था, 200 साल पहले एक फिलीपींस से एक स्पेनिश जहाज आया था, उस स्पेनिश जहाज मतलब टूट फूट गया, वो क्रैश हो गया एक तरह से, तो उसमें से खजाना, मतलब वहां पड़ा हुआ मिला था इसको, चेंगाई को, इस आइलैंड पर। तो उसने वो खजाना उस वक्त वहीं पर छुपा दिया था, और बहुत सुरक्षित तरीके से छुपा दिया था चेंगाई ने उसको। तो अब उसको निकाल के ले जाना चाहता था, इसलिए वो 2 आदमी से बात कर रहा था, तो ये बातें इन्होंने सुन ली, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरह से चेंगाई को पकड़ा, उसका गला दबाया, उसको मारा, उससे मैप लेके निकल गए, और तुरंत ही मैप लेके निकले, और सीधे खजाने की खोज में निकल लिए, बिना किसी प्रिपरेशन के। मतलब एक बंदे मतलब जिसने वहां खजाना छुपा रखा था, उसको मारा, उस चीनी आदमी को, और उससे खजाना लेके, मतलब उससे मैप लेके निकल लिए खजाना ढूंढने के लिए। तो ये हमें सपने के द्वारा पता चलता है। सपने में तो बड़ा अजीब सा सीक्वेंस दिखाई दिया है कि मतलब इवांस है, उसको बड़ा डर लग रहा है, सपने के अंदर क्या हो रहा है, वो चेंगाई है, वो एक राक्षस बन गया है, अचानक ही वो जोर जोर से हंस रहा है। मतलब एक्चुअली ये जो इसको जो सपने का सीक्वेंस आया ना, आप जो स्टोरी का टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये सपने का जो सीक्वेंस है ना, ये एक तरह से रिलेट कर रहा है रियल इंसिडेंट से, ये रियल में एक्चुअली में हुआ क्या था, उन्होंने कैसे उससे मैप छीना था। तो चैंगाई ने मरने से पहले बड़ी हंसी दिखाई थी, मतलब हंसते हुए बोला, मतलब वो बेफिक्र टाइप का था कि तुम्हें खजाना नहीं मिलने वाला, तुम कितना ही ट्राई कर लो, तुम्हें तो नहीं मिलेगा। तो उस तरह की एक शैतानी सी हंसी दिखाई थी, पर इन्होंने इग्नोर कर दिया उन चीजों को कि मारो हमें तो, खजाना खजाना मतलब मैप मिल गया, अब हम ढूंढने चलते हैं। तो ये लोग वहां पहुंचे। अब अब इनको लगी बहुत जोर से प्यास, ये थक चुके हैं, दोपहरी का टाइम है, को रात भर ट्रैवल करके आए हैं, रात में छीन के आए हैं, और रात भर ट्रैवल करके दिन में पहुंचे। अब दोपहरी का टाइम है, बहुत धूप निकल रही है, तो इनको पहले पानी चाहिए, तो ये नदी के रास्ते पहले मतलब नदी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नदी तक पहुंचते हैं, वहां फ्रेश पानी पीते हैं, फिर वापस से बाहर आते हैं समुद्र की तरफ, और फिर मैप की अकॉर्डिंग वहां जाते हैं जहाँ खजाना है। वहां ये चाकू से मतलब झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ते हैं, और उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, किस पॉइंट पे, जहाँ पे खजाना रखा हुआ है। वहां वही 3 पाम ट्री खड़े थे, आसपास झाड़ियां थी, और मैप के अकॉर्डिंग वही लोकेशन थी एकदम करेक्ट। परंतु वो दंग रह जाते हैं देखते हुए कि वहां पर एक आदमी मरा पड़ा है, एक चीनी आदमी मरा पड़ा है। अब हुकर उसको देख रहा होता है, तो वो बिल्कुल मतलब हुकर एकदम स्तब्ध रह जाता है, ही वाज टोटली सरप्राइज्ड। वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि यार, वो उसको हिला के देखता है आदमी को, आदमी की शक्ल बहुत ज्यादा, मतलब ही वाज टोटली श्योर दैट ये तो चेंगाई है। मतलब उसको लगता है कि यार ये, मतलब ये यहाँ कैसे आ गया, आई मीन इसको तो हमने वहां मार दिया था, है ना, इससे तो मैप लेके आए थे, और यहाँ पहुंचा कैसे ये। अब और वो इवांस बोलता है, अरे ये चीनी सब एक जैसे दिखते हैं, ही इज नॉट द सेम पर्सन, ये वो नहीं है, ये दूसरा कोई होगा। तब वो होकर ये जान जाता है कि एक्चुअल में ये यहाँ पर आया कैसे, मतलब ये दूसरा आदमी है, तो बिना मैप के यहाँ कैसे पहुंच गया है? तो ये तो सस्पेंस ही है। अब
परंतु पास में देखते हैं तो लास्ट के वहाँ गड्ढा खुदा पड़ा है, किसी ने खजाना खोदने की कोशिश करी है, एकदम वो मतलब इवांस तो एकदम माथा पीटने लग गया कि कोई खजाना ले गया। इतने में वहां चेक करता है गड्ढे में, कूद के देखता है तो वहां पे भी, खोद के देखता है तो वहां पे भी सोना है, सोने की ईंटें हैं, इनगॉट्स। एक्चुअली जो पूरा खजाना है वो इनगॉट्स के रूप में है, इनगॉट्स का मतलब होता है सोने की ईंटें। तो वो निकालना शुरू करता है इवांस। इवांस बोलता है, होकर को बोलता है देखो खजाना यहीं पर है, कोई नहीं ले गया इसको, ये यहीं पर है। और वो खजाने को निकालने लगता है, अपनी कोट खोलता है, कोट में भरने की कोशिश करता है, मतलब कुछ किसी मतलब कुछ सामान लाया नहीं साथ में भरने के लिए, कोट में भरने के लिए भाई ईंटों को खोद खोद के रख रहा है सोने की। उसने भर लिए हैं, इतने में उसके कांटा चुभ जाता है, उसको निकाल देता है, वो 2 इंच का कुछ कांटा होता है। फिर वो सामान को लेके मतलब वो हुक्कर से बोलता है इसको मेरे से ऊपर निकलवाओ इसे। फिर वो ऊपर उठाने की मदद करता है, उसकी बाहर निकाल के ले आते हैं। तो इस दौरान फिर से कांटा चुभ जाता है उसको, क्या बोलते हैं, इवांस को। वो निकाल देते हैं कांटा, वो बोलता है फटाफट हमको यहाँ से निकलना होगा, इस सोने को लेके हमें नाव की तरफ निकलना होगा। अब हुकर अभी तक कंफ्यूज्ड है कि वो परेशान है, वो बोलता है मुझे इसको दफनाना चाहिए। तो इवांस मना करता है, अरे क्या पागलपंती है यार, मरे पड़े रहने दो इसको, हमें क्या लेना देना। तो हुकर का मन नहीं मान रहा है, वो बोल रहा है कि इसको दफना के चलते हैं। परंतु इवांस तो मना करता है, नहीं 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 नहीं, इतना टाइम नहीं है, हमको उसको लेके निकलना है, सीधी सी बात है, इस खजाने को लेके निकलना है। ठीक है, वो उसको लेके निकलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उठाते ही इतने में इवांस को भयंकर थकावट फील हो रही है, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू वॉक, वो चल ही नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, ये जंगल बड़ा अजीब सा है, मतलब इसमें मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, मैं ऐसे चल नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वो थोड़ा रेस्ट करता है, फिर एकदम वो इरिटेटेड होता है कि मैं रेस्ट कर क्यों रहा हूँ, हम ये रेस्ट क्यों कर रहे हैं, हुकर जल्दी से उठवाओ, हमको लेके चलना है। वो उसको फिर उठा के मुश्किल से 100 यार्ड चलते हैं, वो 100 यार्ड चलने पर ही इवांस की तबीयत बहुत बिगड़ने लग जाती है, वो एकदम छोड़ देता है उनको सोने को नीचे, और वो एक पेड़ को पकड़ के बैठ जाता है, और उसको भयंकर घबराहट होने लग रही है, उसको पेन होने लग गया बॉडी में जगह जगह। और उसको मतलब सांस नहीं आ रही है, इस तरह की कंडीशन हो गई, वो घबरा गया भयंकर। होकर उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो बोलता है नहीं, मतलब वो होकर से बोलता है सोने को पटक दो, सोने को वहीं पटक दो, चलते हैं हम यहाँ से। तो होकर कंफ्यूज है कि उसे समझ नहीं आ रहा, वो दर्द में तड़प रहा है एक्चुअली इवांस, उसे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हुआ है, ये क्या है। तो वो बोलता है तुम मेरे से दूर रहो। इवांस होकर से बोलता है तुम मेरे पास मत आओ। होकर जैसे उसके पास में मदद करने की कोशिश करता है, बोलता है नहीं नहीं तुम मेरे से दूर रहो, वो पेड़ के सहारे पड़ा हुआ है इवांस। और होकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, मना करता है मेरे से दूर रहो, इस सोने को पटक दो और निकल जाओ यहाँ से। अब होकर सोचता है सोने को और इवांस को दोनों को लेके कैसे निकलूं मैं यहाँ से, कैसे बच के जाऊं, मतलब मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूँ ये सब कुछ। तो फिर इतने में वो सोने को वहां रख रहा होता है, इतने में उसको एक कांटा चुभता है। कांटा चुभता है तो वो देखता है, कांटा चुभते ही मतलब उसको एकदम दिमाग में कुछ आता है, और वो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मतलब वो फिर इवांस की तरफ देखता है, फिर वो उधर देखता है उस मरे हुए चीनी इंसान की तरफ। वो मरा हुआ चीनी इंसान पूरा नीला पड़ा हुआ होता है। एक्चुअली पहले ये लोग डिस्कस कर चुके होते हैं कि शायद वो बोलते हैं मरा कैसे इसको, मतलब तो वो डिस्कशन होता है उनके बीच में, शायद सांप ने काट लिया होगा इसको इसलिए मर गया यहाँ पे। परंतु एक्चुअल में ये था कि जो मैप में जो डॉट डॉट डैश डैश बने हुए थे ना, वो डैश डैश या तो कांच या फिर कांटे, इनको इंडिकेट कर रहे थे। और जो कांटे हैं ना, वो हैं जहरीले। इवांस को 2 कांटे चुभ चुके हैं, वो मरने की कगार पे है, और हुकर को भी एक कांटा लग गया है। वो तुरंत ही जैसे ही उसे समझ में आ जाता है कि ये मैप में क्या इंडिकेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सीन क्या क्रिएट हो गया है, वो तुरंत उसको अपने मतलब उंगली को चूसना शुरू करता है जहर निकालने के लिए। खूब ट्राई करता है, परंतु उसको पता चलता है ये सब व्यर्थ है, ये ऐसा काम नहीं होगा। उसके हाथ में, उसकी गर्दन में सब जगह पेन स्टार्ट हो गया है, बहुत स्पीड से जहर फैलना हो गया है। वो नीचे बैठ गया है, मतलब अपने हाथों को यूं घुटने पे रख के यूं बैठ जाता है, अपने दोस्त की तरफ उसको मरते हुए देख रहा होता है, और खुद भी मर रहा होता है। बस स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। तो आप देखो, गौर करोगे, मतलब स्टोरी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है। 2 आदमी अचानक ही एक अनजान से आइलैंड पे वहां पर पहुंच गए, अचानक ही वो खजाने के लिए निकले हुए हैं, उनके पास कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है, वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर वो मर भी जाते हैं। तो अब ये स्टोरी जो आपने एच जी वेल्स की, बिल्कुल उनकी खुद की जो स्टाइल थी कि सस्पेंस बनाए रखना है, एक साइंटिफिक थ्योरी होती है जनरली, इसमें थोड़ा साइंस कम, और एक वैसा इंसिडेंट था, एक मॉरल मतलब एक शिक्षा देने वाली, नैतिक शिक्षा देने वाली स्टोरी है। देखो, पर सस्पेंस तो इसमें पूरा था। स्टोरी हमें क्या बताती है, व्हाट दिस स्टोरी टेल्स, ये बताती है एंड ऑफ ग्रीड इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, यानी लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। इंसान अगर लालच करेगा तो लालच का कभी भी अंत अच्छा नहीं होता। आप जितना लालच करोगे, आप उतना ही खोओगे, आपका ही विनाश होगा।
तो पहली चीज तो यही है, स्टोरी बताती है कि लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। दूसरी चीज क्या बताती है, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा, यानी थ्योरी ऑफ कर्मा एंड जस्टिस जो बात है ना, कि जैसी करनी वैसी भरनी, वही वाली चीज। आपने कुछ बुरा किया है, आप उसका बुरा भुगतोगे, आपने कुछ अच्छा किया, आपको अच्छा मिलेगा। उन्होंने चाइना चेंगाई को मारा और खुद उसी चक्कर में, जिस खजाने के लिए मारा उसी खजाने के चक्कर में खुद मर गए। तो एक तरह से न्याय हो गया कि आप किसी और को मार के लालच में वहां तक पहुंचे हो, तो आपके साथ में कैसे अच्छा हो सकता है। आप भी उस चीज की सजा भुगतोगे। अगर ये इस वक्त नहीं भुगतते तो बाद में भुगतते, बाद में इनको फेस करना होता। पर फेस जरूर करना होता, कर्मा अपना असर जरूर दिखाता है। तीसरी चीज जो स्टोरी बताती है वो है कि ऑलवेज प्लान एंड प्रिपेयर बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सपीडिशन, की किसी भी काम के लिए आप जा रहे हो तो ऑलवेज उसकी प्रिपरेशन करो, उसका प्लान करो। अरे भाई, किसी बड़े काम के लिए निकल रहे हो, कोई आप प्लानिंग कर रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो, तो बिना किसी प्रिपरेशन के जल्दीबाजी में कैसे जा सकते हो भाई। पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या क्या संकट आ सकते हैं, आपको सबका आइडिया होना चाहिए। हर चीज के लिए रेडी होना चाहिए। देखो, इनके पास ना पानी था, ना खाना था, ना इनके पास में प्रॉपर उस खजाने को लाने के लिए कुछ था कि किसमें भर के लाएंगे, ना इनके पास में कोई मेडिकल चीजें थी, कोई दवाई भी होनी चाहिए कि क्या पता कौन बीमार हो जाए, क्या हो जाए। इनके पास में कुछ भी नहीं था। सीधे वहां रात में खजाने का मैप चुराया और रात को रात ट्रेवल करके पहुंच गए भाई, सुबह सुबह वहां तक, और सीधे जंगल में घुस गए पूरी दोपहरी में। तो ये स्टोरी चीजें बताती है कि तो लालच कभी नहीं करनी चाहिए, और बुरे काम का फल हमेशा बुरा मिलता है, और हमेशा प्लान करके ही कोई काम करना चाहिए, पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिना प्रिपरेशन से किसी किए बिना मतलब आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, कोई भी एक्सपीडिशन पे, कोई भी यात्रा पे, कहीं भी आप नहीं जा सकते हो। अब देखो, फीचर्स क्या है इस स्टोरी के। ये तो हो गया स्टोरी क्या सिखाती, क्या बताती है। अब इस स्टोरी की में मतलब क्या गुण है इसके, स्टोरी के फीचर क्या है। देखो, पहली चीज जो क्लियर दिख रही है वो तो विक्टोरियन थीम ऑफ डिस्कवरी। विक्टोरियन एरा था, तो विक्टोरियन एरा में एक्चुअली क्या था, क्या मतलब नए नए एक तरह से डिस्कवरीज हो रही थी, खोज हो रही थी, लोग नई नई यात्राओं पे जा रहे थे, दूर दूर नई नई चीजों को खोज कर रहे थे। तो एक तरह से खजाना जो खोजने की थीम है ना, ये भी विक्टोरियन एरा की है, कि लोग खजाने की खोज में निकल रहे हैं। तो ये विक्टोरियन थीम को दिखाता है। विक्टोरियन मतलब एरा में इस तरह से ये चीजें होती थी कि आप खजाने के लिए निकलते हैं, लोग खजाने के लिए निकल रहे हैं, तो ये विक्टोरियन थीम को दिखाती है। दूसरी चीज दिखाती है एडवेंचरस है। दूसरा फीचर क्या है, एडवेंचरस, कि भाई एक एडवेंचर में, एक रोमांचक यात्रा पे निकले हुए हैं, आप खजाने की खोज में निकले हैं, आपको रोमांच, अलग अलग आपको खतरे सामना करना पड़ेगा, आपको मजा आएगा, आप एक नया अनुभव करेंगे। तो एक एडवेंचर यानी ऐसी चीज पे निकले हैं, एक एडवेंचर रोमांचक यात्रा पे निकले हैं। तो दूसरी थीम क्या है, एडवेंचर की। दूसरा गुण क्या है एक्चुअली, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोरी का, एडवेंचरस है ये। यानी पहले तो विक्टोरियन थीम को रिफ्लेक्ट करती है, दूसरी चीज एडवेंचरस है, तीसरी चीज क्या है, सस्पेंस थ्रिलर है। इसमें सस्पेंस है। मैप कहाँ से आया, वो तो सपने में पता चलता है हमको मैप कहाँ से आया, वरना शुरू में बताया नहीं था। वो डैश डैश क्या है मैप में, वो भी पूरा सस्पेंस बनाए रखा एंड तक। एंड में इवांस को अचानक क्या हो गया, वो कांटा क्या है, वो एक्चुअली जहरीला पौधा था, उसका कांटा था। तो मतलब ये सब सस्पेंस है, इसमें स्टोरी में सस्पेंस बनाए रखा है एंड तक। एलिमेंट ऑफ हॉरर, जब वो सपना आता है ना, सपने का सीक्वेंस आता है इवांस को, वो सपने में भी उसको चेंगा एक बहुत बड़ा राक्षस सा बनता हुआ नजर आता है। एक्चुअली हॉरर, वो डर जाता है एकदम सपने में। वहां तो हॉरर का एलिमेंट है ही, साथ में हॉरर वहां भी एंड में जब उसको मरा हुआ चीनी इंसान दिखाई देता है। इसका क्लियर कुछ भी नहीं है एक्चुअली कि वो चीनी इंसान था क्या, वो एक सिंबॉलिक भी हो सकता है, कि तुम्हारा अंत भी वैसा ही होने वाला है, एक सिंबल भी हो सकता है। कोई और पर्सन भी हो सकता है, चेंगाई भी हो सकता है, कुछ भी। चेंगाई को भले वो मारा है, परंतु जनरली वो एक्चुअली वो चीनी इंसान एक सिंबल था, वो सिंबल मानो कि वो एक चिन्ह था कि इस खजाने को ले जाने वाले का अंत भी यही होगा। वहां कोई चेंगाई वगैरह नहीं था, वो तो उसे मार आए थे, परंतु वो एक सिंबल, वो आदमी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था, ये बताने के लिए कि अंत बुरा होने वाला है। एलिमेंट ऑफ हॉरर, हॉरर का एलिमेंट में ये इस आदमी को देख के भी हॉरर क्रिएट होता है, जो मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, वो नीला, पूरी बॉडी नीली हुई पड़ी है, इवान से उस तरह तड़प रहा था दर्द में, तो वो भी एक हॉरर का एलिमेंट है। ह्यूमन वीकनेस अगेंस्ट मनी, और आखिरी चीज क्या है, इंसान की कमजोरी। धन के सामने, मनी के सामने इंसान इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो कुछ भी कर गुजरेगा, किसी को मार देगा, किसी भी यात्रा पर निकल जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा, भाई पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, खजाना मिल रहा है, कैसे ना लू। मतलब इंसान सब भूल जाता है, वो प्रिपरेशन तक नहीं करता है, वो तैयारी तक नहीं करता है, और पहुंच जाता है वहां पे। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, वो उस चीज को कर डालता है। तो ये ह्यूमन वीकनेस है धन के आगे। तो ये 5 गुण थे इस स्टोरी के, कि विक्टोरियन थीम को रिफ्लेक्ट करती है, एडवेंचरस है, सस्पेंस थ्रिलर है, हॉरर का एलिमेंट है, और साथ में ह्यूमन वीकनेस अगेंस्ट मनी। तो ये पांचों एलिमेंट देखो, आपको याद रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस स्टोरी पर आपको किसी कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। या तो आएगा एच जी वेल्स की राइटिंग स्टाइल पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो सस्पेंस बनाए रखते हैं, उनकी स्टोरी साइंस या बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग इन पे बेस्ड होती है। तो एक
एडवेंचरस थीम को हमेशा वो रखते हैं अपनी स्टोरीज में। तो इसमें एडवेंचरस थीम थी, इसमें सस्पेंस था, हॉरर था, ये सब चीजें उनकी स्टोरीज में होती हैं। तो उनकी राइटिंग स्टाइल में थी ये। दूसरी चीज आप दो आ सकती है वो कि ये स्टोरी क्या सब आपको मैसेज देती है, क्या सिखाती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। स्टोरी के गुण क्या है, फीचर्स, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आपको डिटेल में स्टोरी समझ आएगी। अब टेक्स्ट पढ़ना, मैंने टेक्स्ट एक एक वर्ड इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब तक तो आप सीधा टेक्स्ट पढ़ते तो आपको कंफ्यूज जाते भाई ये क्या हो रहा है। अब आपको समझ में जाएगा ये हो क्या रहा है स्टोरी में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। टिल देन गुड बाय।